इनका भेदभाव निरंतर 1947 से लेकर अभी तक जारी। जबकि अगर वो सैनिक इंडियन आर्मी में मर्ज हो जाते, वो अफसर मर्ज हो जाते, तो आज हमें जंतर मंतर पर यहाँ पर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। जो मोदी जी ने रेवाड़ी के में भाषण दिया था उसको पूर्ण करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो भारतीय जी आर्मी है, भारतीय सेना है, उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है? नहीं साहब, मैं अपनी बात पर कायम हूँ और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जो भारत की सेनाओं में जो वर्तमान में जो अधिकारी बैठे हुए हैं और डिवोटेड राशन स्केल में भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये आर्मी के अफसर हैं, रहते वहाँ पर अपने पीस में हैं और अपना जो अगर पीस में रह रहे हैं तो अपना सेवेदार 4-5 रख रहे हैं, तो ये हकी तो खा रहे हैं। उसका जो यहाँ 5 जवान जब पीस में रह गया अफसर की सेवादारी करेगा तो वो अफसर क्या करे, जो बाकी जवान है इनकी ड्यूटी करेगा, उसको डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो एक जवान को हक के खाने वाले ये आर्मी के अफसर से। पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें 75 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार अपना धरना है वो उसे लगाए हुए हैं और यहाँ से 75 दिन के बावजूद भी ये लोग हटने को तैयार नहीं है। सर, क्या कारण है कि आप लोग हटने को तैयार नहीं है? 75 दिन हो गए, जब सरकार नहीं मान रही है तो अपने घर चले जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो हमारा वाजिब हक है 1 रैंक 1 पेंशन, जिसमें भारत सरकार को हमें जो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन उचित देनी चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। हम उचित फैक्टर के मुताबिक हमारा कैलकुलेशन नहीं किया गया। समान मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर को 15,500, मिलिट्री नर्सिंग को 14,400 और JCOs OR को जो भारत की सेना में 97% हैं और लड़ाई लड़ते हैं, अग्रिम मोर्चों पर रहते हैं, उनको 5,200 दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर किसी जवान या JCOs की अगर उसकी टांग में कोई टांग कट जाए, कुछ भी जाए, JCOs OR को उसका विकलांगता कम मिलती है और ऑफिसर ले जाते हैं 10-10, 15-15 लाख से ऊपर लेके चले जाते हैं। इस प्रकार की विसंगतियां पहले हमने सोचा कि भारत के हमारे सैनिक जो इनके अंडर में रहते हैं, ये 1947 के बाद कि ये हमारे अंग्रेज चले गए और ये हमारा ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे ही अवसर हैं। लेकिन इस तरह का नहीं हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आज़ादी की लड़ाई में महती भूमिका निभाने वाले सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना को जब मर्ज करने का आया कि भाई भारत की सेना में उनके आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को सम्मिलित कर लिया जाए, तो इन जो अफसर बैठे हुए थे, जो अंग्रेज़ों के चमचे थे और गुलाम थे, उन्होंने ही उनको सम्मिलित नहीं, इंडियन आर्मी में आने नहीं दिया। जबकि अगर वो सैनिक इंडियन आर्मी में मर्ज हो जाते, वो अफसर मर्ज हो जाते, तो आज हमें जंतर मंतर पर यहाँ पर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है, आज़ाद हिंद फौज का। उसके सैनिक अपनी समस्याओं को कहते तो आज़ाद हिंद फौज के जो अफसर थे भारतीय सशस्त्र सेना में नियमित हो जाते, तब हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाता। वो भेदभाव नहीं करते। इनका भेदभाव निरंतर 1947 से लेकर अभी तक जारी है और इस आंदोलन जो हमारे साथ विसंगतियां हैं, सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को अपना जो मोदी जी ने रेवाड़ी के में भाषण दिया था उसको पूर्ण करना चाहिए। ये हम अपनी बात को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारा सौभाग्य है कि मीडिया सरकार सोई हुई है और मीडिया हमारी बात को सुन रहा है। आपको हम अप्रिशिएट करते हैं। आपने एक चीज़ बोली कि अगर अधिकारी नहीं होते या फिर जो आज़ाद हिंद फौज थी वो मर्ज हो जाती तो ये जो विसंगतियाँ वो नहीं होती। आप ये कैसे बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे वो गांव से आए थे। जब वो गांव से आए थे, हमारी समस्याओं को सुनने वाले थे और वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। और ज़मीन से जो जुड़ा हुआ लोग होते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ अफसर, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता अपने नीचे वालों की बात को सुनता है। वो अपना जो कर्तव्य। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो भारतीय आर्मी है, भारतीय सेना है, उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है? नहीं साहब, मैं अपनी बात पर कायम हूँ और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जो भारत की सेनाओं में जो वर्तमान में जो अधिकारी बैठे हुए हैं और डिवोटेड नहीं है, अपने भूतपूर्व अपने जो सैनिकों के हक को खा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा और स्ट्रांगली कहना चाहूँगा, इन लोगों ने हमको छला ही नहीं है, हमको ये निरंतर ठग रहे हैं और हमारे हक पर जो 3% के अधिकारी हैं 97 का हक मार के खा गए। आप लोगों ने पोस्टर्स लगा रखे हैं, उन पोस्टर्स पे लिखा हुआ है काले दिल वाले। अब काले दिल वाले किसे बोलना चाहते हैं? जो
अपने से जूनियर जो सैनिक है, जेसीओ साहिबान हैं, उनकी बात को ना सुने और केवल उनका हक को खा जाए, वो ही काला दिल। कौन है वो? आज के आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारी बात को रिप्रेजेंट ढंग से नहीं किया और सरकार को नॉलेज में नहीं लेकर आई कि इन्होंने हमारे जो जवान हैं, जेसीओज हैं, इनको भी वाजिब हक मिलना चाहिए। 15,500 इनको भी मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए। इनको 1 रैंक 1 पेंशन जो वाजिब हक मिलने वाला था उनको नहीं मिला। हमारा फैक्टर को कम कर दिया और अपने फैक्टर को ये लोग अब आगे बढ़ाते रहे। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो आपका हक है वो आपके अधिकारियों ने खाया है? अधिकारियों के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अधिकारी के हाथ में सब कुछ है। जब पे कमीशन होता है वहीं से रिकमेंडेशन जाती है, ये अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं और जवान और जेसीओज के उसको हक को कम करके खा जाते हैं। मैं तो आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं, 1967 SRR टेबल राशन स्केल में भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये आर्मी के अफसर हैं, रहते वहाँ पर अपने पीस में हैं और अपना जो अगर पीस में रह रहे हैं तो अपना सेवेदार 4-5 रख रहे हैं, तो ये हक ही तो खा रहे हैं। उसका जो यहाँ 5 जवान जब पीस में रह गया अफसर की सेवादारी करेगा तो वो अफसर क्या करे, जो बाकी जवान है इनकी ड्यूटी करेगा उसको डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो एक जवान को हक के खाने वाले ये आर्मी के अफसर से। सेवादार की बात करी आपने जी, सेवादार क्या होता है? सेवादार क्या है? इन्होंने सेवादार एक बड़ी सिस्टम कहलाता है। अभी टेक्निकली भाषा में इन्होंने उसको बड़ी सिस्टम कर दिया है ताकि आने वाले उसमें कोई अगर टेक्निकल कहीं हमें प्रेजेंटेशन देना पड़े तो बड़ी कह दिया जाए। लेकिन सेवादारी करते हैं, अफसरों के कुत्ते घुमाते हैं, अफसरों के मैम साहबों को इधर उधर लेके जाते हैं, अफसरों के बच्चों को उनके कुत्तों को गुलाना और साथ साथ में उनकी सेवादारी करना। इनके माता पिता जी की भी सेवा करते हैं वो आर्मी के जो जवान हैं। मतलब आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, बड़ा आरोप ये है कि जो आर्मी के जवान हैं वो आर्मी में जाके कुत्ते घुमाते हैं। अब ऑफिसर्स के कुत्ते घुमाते हैं, सहायक सेवा करते हैं, यही निशान तो सच है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टेशन हेडक्वार्टर जो आपका दिल्ली स्टेशन हेडक्वार्टर है वहाँ से आप डिटेल निकाल लीजिए कितने जो यूनिट हैं ऊपर, और वहाँ यहाँ पे अटैच मिलेंगे आर्मी का जवान, और वो अफसरों के घर में फील्ड फैमिली क्वार्टर्स अफसर्स के में और सेवादारी करते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ में आप बार बार बोलते हैं कि जो विसंगतियां हैं वो आप लोगों के साथ में हुई है, जो पेंशन हो, MSP हो, विधवा पेंशन हो या फिर आपका डिसेबिलिटी हो, इन सभी में जो है आपकी जो विसंगतियां हैं ये आई हैं। ये विसंगतियां उपजी कहाँ से हैं? ये जो विसंगतियां अब जो उपजी हैं, ऑफिसर्स ने केवल अपना ही प्रेजेंटेशन करके सरकार को बताया कि हमें ये चाहिए, और इन्होंने क्या कर दिया, और उसको हमारा जो जेसीओ OR का जो हक था उसको नहीं बताया गया। उसके द्वारा तो ये विसंगतियाँ तभी पैदा हो गई कि जब इन्होंने हमारा प्रेजेंटेशन को आगे नहीं भेजा। आर्मी यूनिट से ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाता है, ब्रिगेड से डिव जाता है, डिव से कमांड में जाता है, कमांड से आर्मी हेडक्वार्टर जाता है, आर्मी हेडक्वार्टर से ये जो अपना ये पे कमीशन के पास जाना चाहिए था उसको भेजा नहीं। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने इससे पहले भी आंदोलन करे हैं जी, मेजर जनरल सतवीर की अगुवाई में, तो आप उस वाले रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं या फिर जो आर्मी से ही जो डिटेल्स जाती हैं हमने उसकी बात कर रहे हैं? जो विसंगतियाँ आर्मी के द्वारा यूनिट में रहते हुए और ऊपर तक हमारे सीनियर्स के द्वारा भेजी गई उसका तो हम उसका भी कर रहे हैं। और जो जनरल सतवीर सिंह साहब ने जो आंदोलन किया उन्होंने हमको अंधेरे में रखा और हमने उन पर विश्वास किया। सर, सतवीर साहब के हाथ में क्या है? उनके हाथ में थोड़ा ना है कि वो आपको अपने घर से पेंशन ला के दे देंगे। सतवीर साहब अपने हाथ से पेंशन नहीं ला के दे सकते, लेकिन जब उन्होंने आंदोलन किया है तो उन्होंने केवल अफसर्स की बात रखी और JCOR की बात रखते तो आज इस आंदोलन के लिए भूतपूर्व। आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने जो है जवान और JCOs की बात नहीं रखी? तो इसमें जितना भी जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो पेमेंट हुआ है 3% अफसर्स को मिला है, JCOR को कुछ नहीं मिला है। तो उन्होंने अगर बात रखते तो हमारा भी JCOR का समाधान हो जाता। नहीं सर, मेरा सवाल कुछ और है जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सतवीर साहब ने आपकी बात नहीं रखी? अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो कैसे बोल सकते हैं आप? सतवीर साहब ने अगर हमारी बात रखी होती तो आज यहीं से आंदोलन पर होकर हमें सपोर्ट करते और कहते कि भाई ये हमारे JCOR के साथ में, भूतपूर्व सैनिकों के साथ में, वीर नारियों के साथ में अन्याय हुआ है, वो उस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं सर? वो उन्होंने जो सरकार को है एक पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है वो ये कि जो सतवीर साहब हैं उन्होंने लिखा है कि जो JCOs हैं उनकी जो MSP है वो बढ़ा दी जाए। तो आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि जो
सतवीर साहब है वो आपके साथ नहीं है। वो क्या है, जवान और जेसीओ के साथ में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये फूट अब चलेगी नहीं, जवान अभी बहकेगा नहीं, जवान अपना आंदोलन, अपना नेतृत्व खुद करेगा। अच्छा, फूट डालने से उन्हें क्या मिलेगा? उनको जो मिलना था वो मिल गया, और लालच में है सांसद बनेगा। ऐसा है कि जो भी देखिए उम्र भी 80 साल से ऊपर हो गई है, इस उम्र में इंसान क्या लेगा? इस उम्र में आदमी और आर्मी का अफसर कभी और जेसीओ जवार बुढ़ा नहीं होता, वो मेंटली फिट रहता है। मोदी जी की उम्र भी 70 से 75 के करीब होने की हो गई, तो वो भी चाहते हैं, कोई भी आकांक्षा कभी पूर्ण नहीं हो पाती। नौकरी नहीं रही, सबसे बड़ी बात है कि जेसीओ जवार का हक उन्हें देना ही पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, क्या उम्मीद है कि सरकार कब तक आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो बातें हैं, आप जो अपनी बातें जो सरकारी दफ्तरों तक जिन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उन दफ्तरों तक कब तक आपकी मांगे पहुंच जाएंगी? मेरा आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ को पहुंचाने वाले ये प्रिंट मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ है। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो हमारी आवाज़ निश्चित ही संसद तक पहुंचेगी और सरकार को विवश होकर हमें हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियाँ, समान एमएसपी, वीर नारी पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन को करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।